एल्कीन्स जनरली क्या करते हैं, मेरे हिसाब से अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो एल्कीन्स होते हैं वो दो तरह की रिएक्शंस पार्टिसिपेट करते होंगे। एक इलेक्ट्रोफाइल्स को ऐड कर लेते होंगे, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, अभी हम देखते हैं। और दूसरी जो रिएक्शन होती होगी वो ज्यादा ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती होगी, ओजोनोलिसिस कर दो, अब हॉट एल्काइन केमोफोर से रिएक्शन करा दो, अब हाइड्रोक्सिलेशन कर दो। यानी दो तरह की रिएक्शन जो मुझे समझ, इलेक्ट्रोफाइल्स के एडिशन की रिएक्शन और दूसरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो मैं कुछ रिएक्शंस इलेक्ट्रोफाइल्स के एडिशन की तुम्हें दिखाने जा रहा हूं, जिसमें पहली रिएक्शन है Br2CCl4। मान लीजिए मेरे पास एक एल्कीन हो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और इस एल्कीन पर आपने Br2CCl4 डाला। ये जो Br2CCl4 है ये क्या रिएक्शन में प्रोसीड करता होगा, कैसे रिएक्शन में प्रोसीड करता होगा, आप उस बारे में बात करते हैं। जो ये ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन का मॉलिक्यूल जो है वो इस डबल बॉन्ड के पास जब आता है तो डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स ब्रोमीन के जो मॉलिक्यूल्स जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको किसी एक तरफ रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी ये इलेक्ट्रॉन्स इस टेंपरेरी पोलराइजेशन की वजह से एक तरफ ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन भागने लगते हैं और ऐसा करने से ब्रोमीन टूटकर Br+ और Br- में बन जाता है। समझिए, एंड दैट इज ड्यू टू टेंपरेरी पोलराइजेशन। यानी ब्रोमीन का मॉलिक्यूल जब टहलते टहलते डबल बॉन्ड के पास आए वो Br- कहेगा मैं जा रहा हूं रिएक्शन करने, जितनी तेजी से आएगा उतनी तेजी से लौट जाएगा। क्या बोलेगा कि अरे यार तुमने बताया ही नहीं, एक ऐसे आदमी पर भेज रहे हो जो इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है, मैं तो ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज हूं, मैं नहीं रिएक्ट करूंगा, मैं नहीं करता ये रिएक्शन। तो फिर ये बात सुनकर रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, पॉजिटिव चार्ज। वो कहेगा अच्छा इलेक्ट्रॉन रिच, हमें जाना है, हम जाएंगे उसके पास। ये Br+ आके उसके सामने। सब लोगों को पहली बात बता रहा हूं, और ये हर वो इलेक्ट्रोफाइल जिस पर लोन पेयर होगा, इलेक्ट्रोफाइल दो तरह के होंगे, एक वो इलेक्ट्रोफाइल होगा जिस पर लोन पेयर नहीं, जैसे H+ हो गया, H+ भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, इस पर कोई लोन पेयर नहीं, नो लोन पेयर। लेकिन ऐसे भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं जैसे मान लीजिए X+, इस पर लोन पेयर है। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि वो इलेक्ट्रोफाइल जिस पर लोन पेयर है वो जब भी कभी एल्कीन सिस्टम या एल्काइन सिस्टम के सामने एडिशन रिएक्शन करने आएगा वो सबसे पहले एक साइक्लिक रिंग बनाएगा, कोई कार्बोकेटायन नहीं बनेगा। मेरी इस बात को सब लोग ध्यान रखना, मैं तुम्हें बताता हूं इस बात को कैसे। सर Br सर इलेक्ट्रॉन लेने आया, किससे इलेक्ट्रॉन लेने आया, सर जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, किसके पास इलेक्ट्रॉन है, सर इस कार्बन के पास भी है और इस कार्बन के पास भी है, ये शेयर इलेक्ट्रॉन्स तो दोनों के हैं ना, तो सर किसी से भी मांग लेगा। किससे मांगेगा, सर वो इस आदमी से इलेक्ट्रॉन मांगेगा। क्यों, क्योंकि जब वो इस आदमी से इलेक्ट्रॉन मांगेगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर आने लगेंगे, जब वो इधर आने लगेंगे तो वो इसको मिल जाएंगे। समझ लो बात को। यानी Br+ क्या कह रहा है इस कार्बन से कि भैया मैं तुमसे इलेक्ट्रॉन लेने आया हूं, तो जैसे ही Br+ आएगा ये इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ आएंगे और Br+ के पास ले जाएंगे। ऐसे करने से इस कार्बन पर प्लस आ जाएगा। बस समझो ब्रोमीन क्या कहेगा, ये वाला कार्बन क्या कहेगा, यार ये क्या बात होती है, उसके प्लस को न्यूट्रलाइज करने के चक्कर में तुमने मेरे ऊपर प्लस ले आया। तो ब्रोमीन फौरन क्या बोलेगा, परेशान मत होइए भाई साहब, मेरे पास लोन पेयर भी है, जैसे ही आप पर प्लस आएगा मैं आपको लोन पेयर दे दूंगा। जरा समझने की कोशिश करना। यानी एक तरफ से मेरा बिहेवियर क्या है, एक तरफ से मेरा बिहेवियर इलेक्ट्रोफाइल का है और दूसरी तरफ से मेरा बिहेवियर न्यूक्लियोफाइल का है। यानी जैसे ही बगल में प्लस आएगा मैं एक तरफ से ले रहा हूं, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं। यानी सबसे पहले एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा और वो साइक्लिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा, CH3CH Br+, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन लिए और एक तरफ से दिए, एंड दिस इज साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन। सब लोग समझने की कोशिश करें। और ये हर वो इलेक्ट्रोफाइल करेगा जिस पर लोन पेयर। आप सोचो इसी डबल बॉन्ड के ऊपर मैं H+ को डालूं तो क्या होगा, सर H+ कहेगा मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, ले लेगा, लेने के बाद ऊपर प्लस आ जाएगा, प्लस को क्या दे पाएगा, नहीं तो क्या बनेगा, कार्बोकेटायन, और सर कार्बोकेटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट वाली बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। यानी जब कभी भी किसी एल्कीन पर इलेक्ट्रोफाइल की अप्रोच होती है हेलोनियम आयन, लेकिन सर ये तो स्टेबल नहीं है, साइक्लिक हेलोनियम आयन 3 मेंबर रिंग विद पॉजिटिव चार्ज, बड़ी परेशान है। सर कोई तो होगा जो इस रिंग को खोलेगा। अब इस रिंग को खोलने के लिए बाहर खड़ा हुआ Br- आएगा, वो कहेगा भैया ऐसा परेशान मत होइए, मैं भी धक्का मार के इस रिंग को खोलता हूं। अब तुम बताओ ये Br- धक्का मारेगा सामने से भी या पीछे से। सर सामने तो इस रिंग का हिंड्रेंस है, वो पीछे से आएगा धक्का मारने से और सामने से रिंग ओपन हो जाएगी। यानी क्या मतलब हुआ, सर ये पहली बात उस कार्बन पर अटैक करेगा जिस कार्बन का del+ ज्यादा स्टेबल है, और किस कार्बन का del+ ज्यादा स्टेबल है, ड्यू टू CH3 दिस del+ मोर स्टेबल। सो Br इस कार्बन पर अटैक करके इस रिंग को ओपन करेगा। यानी अगर रिंग ऐसे बनी है तो Br नीचे से अटैक करेगा, जब Br नीचे से अटैक करेगा तो रिंग ऊपर से खुलेगी, तो एक Br तो ऊपर आ जाएगा और एक Br नीचे से अटैक करके नीचे आ जाएगा। तो सर इस बार साफ दिखाई देता है, दिस इज एंटी एडिशन, एक Br ऐसे आ जाएगा और एक Br ऐसे आ जाएगा। दिस इज एंटी एडिशन ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल। क्योंकि ब्रोमीन लगातार रिएक्ट करता जा रहा है तो ब्रोमीन का जो कलर है वो खत्म होता चला जाएगा और ये एल्कीन्स के या एल्काइंस के या अनसैचुरेशन के डिटेक्शन का एक टेस्ट भी होगा। रिंग बनेगा, समझ लो बात को। सर एक बार रिंग बनेगी, ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड C और इधर आ जाएगा Br की रिंग, और इस Br की रिंग को हम ओपन कर देंगे। बिल्कुल सही है, Br की रिंग को ओपन कर दिया। सर अभी भी एक डबल बॉन्ड तो बच जाएगा ना, यानी एक Br इधर आ गया और एक Br इधर आ गया। चलिए ठीक है सर, अब फिर से एक रिंग बनेगी क्योंकि अभी डबल बॉन्ड बचा हुआ है, फिर से रिंग बनेगी तो दिस विल बी C, इधर आ गया Br, यहां आ गई फिर से Br+ की रिंग, ये लीजिए Br+ की फिर से रिंग बना ली। अब क्या होगा सर, अब फिर से एक Br आएगा जो इस रिंग को ओपन कर देगा और जब वो Br रिंग को ओपन करेगा तो ये रिंग खुल जाएगी। तो ऐसे में ये आ जाएगा CH3C, दो Br इधर आ जाएंगे और दो Br इधर आ जाएंगे, टेट्रा हैलाइड बन जाएगा। इसमें क्या करना है सर, बड़ा आसान। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं जब ट्रिपल बॉन्ड है तो रिएक्शन दो बार हो जाएगी, बस ये बताना चाह रहा है। यानी डबल हो चाहे ट्रिपल हो, दो एक Br ऊपर आ जाएगा और एक Br नीचे आ जाएगा। बिल्कुल सही है सर, दिस एंटी एडिशन, एंटी एडिशन हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूं काम की बात। ये जो आदमी है ये हाई कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन के नाम से जानते हैं, हाई Br कंसंट्रेशन। यानी यहां पर Br+ की कंसंट्रेशन ज्यादा निकल जाती है ब्रोमीन ना, तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ Br निकल जाता है, इसलिए आंसर क्या लिखा जाता है, एंटी एडिशन। अगर यही सेम सवाल ऐसे ना लिखकर ऐसे पूछ लिया जाए, लो कंसंट्रेशन ऑफ Br2, अब क्या करेंगे आप, अरे सर अब दिक्कत हो जाएगी क्योंकि अगर ब्रोमीन की कंसंट्रेशन कम है तो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन का बनना मुश्किल हो जाएगा। जरा समझिएगा, अगर ये कम है तो इसका मतलब साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन मुश्किल से बनेंगे। समझ लो, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में रहेगा क्योंकि Br+ कम है, और अगर बन भी गए तो खोलेगा कौन, सब Br-, वो भी तो कम होगा। अरे जब Br2 कम है तो Br+ भी कम होगा और Br- भी कम होगा, यानी साइक्लिक हेलोनियम आयन या ब्रोमोनियम आयन का बनना मुश्किल, बन गया तो खुलना मुश्किल। वो कह रहा है छोड़ो ना यार ये सब ड्रामेबाजी, अगर हमारा ब्रोमीन की कंसंट्रेशन कम है तो हम ये हेलोजन, हम एंटी एडिशन शो ही नहीं करेंगे, ना साइक्लिक हेलोनियम आयन बनेगा ना वो खुलेगा। हम एक नई रिएक्शन फॉलो करेंगे जिसको एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाएगा। द न्यू रिएक्शन इज एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन एंड दिस एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन इज गिवन बाय, लो कंसंट्रेशन इज गिवन बाय NBS, जिसको N-ब्रोमोसक्सिनामाइड कहा जाता है। दिस इज N-ब्रोमोसक्सिनामाइड। ये जो N-ब्रोमोसक्सिनामाइड है इट प्रोवाइड्स लो कंसंट्रेशन ऑफ Br2। अगर ब्रोमीन की कंसंट्रेशन कम है तो N-ब्रोमोसक्सिनामाइड ब्रोमीन की कंसंट्रेशन क्योंकि कम देता है इसलिए वो इस बार एंटी एडिशन प्रमोट नहीं करता। इस बार इस एल्कीन के ऊपर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। एलाइलिक पोजीशन कौन सी होती है सर, डबल बॉन्ड की अल्टरनेट पोजीशन एलाइलिक होती है, इस एलाइलिक पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन होगा और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 पर सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा Br का, एंड द फाइनल आंसर विल बी दिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस पर मेंस में और एडवांस पर सवाल पूछा जा चुका है। यानी मैं इसलिए इस बात को तुम्हें बताना चाह रहा हूं, दुनिया जब भी कभी इन तीन लोगों में से जब भी कभी चेंज करना पड़ेगा तो दो लोग चेंज होंगे, ना कभी एक चेंज होगा ना कभी तीनों चेंज होंगे। इसका क्या मतलब है सर, इसका ये मतलब है मान लीजिए आपकी एल्कीन सिस की जगह ट्रांस बन गई, पॉसिबल है, हो सकता है एडिशन आपका अब भी एंटी ही हो, ये भी पॉसिबल है। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, अब समझना, सी का चेंज हो चुका है, ए चेंज नहीं हुआ है, और हमने क्या बोला था दो लोग चेंज होंगे, ना एक ना तीन, तो ऐसे में इस आर को चेंज होना पड़ेगा ताकि दो लोग चेंज हो जाए, एंड दिस इज एम, एंड एम स्टैंड्स फॉर मीसो कंपाउंड। अब तुम लोग जरा सब लोग समझने की कोशिश करो, जितने भी सिर्फ एक चीज याद कर लेते हैं, एंड सिस पर्सन एडिशन क्या करेगा, तो देखिए सी वैसे का वैसे ही है,
एक की जगह एस कर दिया, यानी एंटी की जगह सिन कर दिया आपने, यानी एक आदमी चेंज हुआ है तो दूसरा आदमी भी चेंज करना पड़ेगा, तब आर की जगह क्या बन जाएगा, मीसो, यानी सिस पर सिन एडिशन मीसो कंपाउंड बनाए। आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है और वो है आपको कार से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि जो हमारा के बाद सवाल पूछे गए हैं। अब मैं कुछ करूंगा चार्ज को अट्रैक्ट नहीं करता, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम माइनस होने बुलाएगा, तो जैसे सीएल ने कहा अरे यार ये तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, फौरन खुश कौन हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। कौन है इलेक्ट्रोफाइल, कैसा आदमी है सर, लोन पे नहीं है, सिर्फ मांगेगा देगा नहीं, कार्बोकैटायन बनाएगा भाई साहब, यानी ये H प्लस कार्बन से कहेगा या तो तुम दे दो या तुम दे दो, क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड तुम दोनों के, यानी अगर ये डबल बॉन्ड तुम दोनों के या तो तुम दे सकते हो या तुम दे सकते हो। ये H प्लस किससे मांगेगा सर, ये बाहर वाले से मांगेगा। क्यों बाहर वाले से मांगेगा, क्योंकि अगर इसने बाहर वाले से मांगे तो बाहर की तरफ आएंगे इलेक्ट्रॉन्स इसको मिलने के लिए, हां सर बाहर की तरफ आएंगे। अगर ये बाहर की तरफ गए तो अंदर प्लस आएगा, हां सर अंदर प्लस आएगा, और अंदर वाला प्लस ही तो ज्यादा स्टेबल होता है, CH3 CH CH3 इधर आ जाएगा CH प्लस और इधर आ जाएगा CH3। सर ये आपका कार्बोकैटायन तैयार होगा, बात समझते हो, या तो अंदर से मांगेंगे या बाहर से मांगेंगे, अंदर से मांगोगे तो बाहर प्लस आएगा, बाहर से मांगोगे तो अंदर प्लस आएगा, कौन सा प्लस ज्यादा अच्छा है सर, अंदर वाला प्लस ज्यादा अच्छा है, तो आप बाहर से मांगिए इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे और ऊपर प्लस आ जाएगा। क्या ये इलेक्ट्रॉन देने लायक आदमी था, नहीं, तो सिर्फ क्या बनाएगा कार्बोकैटायन, और सर कार्बोकैटायन के बारे में दुनिया जानती है, रीअरेंजमेंट होता, और तुम देख लो सर ये प्लस बगल में शिफ्ट होने की कोशिश करेगा, बिल्कुल सब लोग इस बात को समझें, हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी सर, हाइड्राइड शिफ्ट जैसे बताया गया बिल्कुल वैसे शिफ्ट कर लो, हाइड्राइड शिफ्ट होगी तो कार्बोकैटायन बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ये है हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद। जब रीअरेंज होने के बाद कार्बोकैटायन बनता है तो क्या होता है, कोई है आज है, क्योंकि आज कौन है Cl। इससे पहले जब इस कार्बोकैटायन ने आवाज लगाई थी तो सल्फेट ने कान में उंगली डाली थी और उसने कहा था मुझे सुनाई नहीं देता, मैं मोटा तगड़ा रेजोनेंस स्टेबलाइजर हूं, ऐसी की तैसी तुम्हारी, लेकिन आज Cl कहेगा ना मैं हूं, मैं आऊंगा, और ये फट से दौड़ कर Cl आ जाएगा और एक एल्काइल हैलाइड तैयार हो जाएगा, दिस इज Cl CH2 CH3, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। समझो बात, हमेशा किसको प्रेफर करते हैं, हाइड्राइड शिफ्टिंग, क्लियर है, क्या समझ आ गया बेटा। HX के एडिशन की बात नहीं कर रहे हैं, दिस इज एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, खराश इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है या पेरोक्साइड इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। यानी ये हमें सिर्फ ये याद रखना है कि अगर मैं कोई एल्कीन लेके आता हूं और इस एल्कीन पर HBr का एडिशन करता हूं, HBr स्पेसिफिकली HBr की बात कर रहा हूं, तो आप एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन फॉलो करते हैं, यानी इस केस में जो आंसर बनता है वो नेगेटिव पोर्शन उस कार्बन पर जाके लगेगा जहां पर ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा, समझिए बात, यानी दिस इज प्योरली एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, इसमें कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है, आपको सीधे सीधे याद रखना है दिस इज प्योरली एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, ये प्योरली एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन के नाम से जाना जाएगा, जो कि सिर्फ HBr के अंदर देखने को मिलेगा। उसका रीजन है HBr के साथ ही जो रिएक्शन होती है उसके दोनों स्टेप्स एक्सोथर्मिक होते हैं, यानी रिएक्शन क्या है सर, ये जो आपका R2O2 है ये सबसे पहले होमोलिटिकली क्लीव करता है और आरो डॉट बनता है, यानी ये बॉन्ड होमोलिटिकली क्लीव करेगा और ये आरो डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये दो आरो डॉट बने। अब जो आरो डॉट है वो HBr के साथ जुड़ता है और ROH और Br डॉट को फ्री कर देता है, यानी मुझे जो लग रहा है वो ये कि ये जो मिलकर तैयार कर रहा है ये मिलकर आपको सिर्फ क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, Br डॉट, यानी ये दोनों मिलकर आपको क्या दे देते हैं, Br डॉट। अब जो रिएक्शन है वो Br डॉट चालू कर देता है, कैसे, आप इस एल्कीन के सामने आके खड़े हो गए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसके सामने जो है Br डॉट आ गया। अब ये Br डॉट क्या करेगा, या तो इस कार्बन से जुड़ेगा तो फिर यहां डॉट बच जाएगा, इस कार्बन से जुड़ेगा तो यहां डॉट, यानी ये डबल बॉन्ड होमोलिटिकली क्लीव करेगा जिसकी वजह से दोनों कार्बन पर डॉट आएगा। अगर Br बाहर लग गया तो अंदर का डॉट बच जाएगा, यानी एक पॉसिबिलिटी तो ये है, और दूसरी पॉसिबिलिटी है अगर Br अंदर लग गया तो बाहर का डॉट बच जाएगा, और साथ दिखाई देता है ये पॉसिबिलिटी खराब है और ये पॉसिबिलिटी ज्यादा अच्छी है, बिकॉज़ दिस इज 2 डिग्री रेडिकल जो 1 डिग्री रेडिकल से ज्यादा स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में HBr फिर से आएगा और इस डॉट पर H लग जाएगा, ये आ जाएगा CH3 CH2 CH2 Br, और जब H डॉट यहां लग जाएगा तो फ्री कौन हो जाएगा, फ्री हो जाएगा Br डॉट जो ऊपर सर्कुलेट हो जाएगा और ये रिएक्शन ऐसे मूव करती रहेगी। इस रिएक्शन के दो स्टेप्स अगर आप ध्यान से देखें, पहला स्टेप ये है और दूसरा स्टेप ये जो दोनों स्टेप्स हैं ये एक्सोथर्मिक सिर्फ ब्रोमीन के केस में दिखाई देते हैं, यानी HBr अगर आप लेते हैं तो इसका फर्स्ट स्टेप और इसका सेकंड स्टेप दोनों एक्सोथर्मिक होगा, और इसलिए HBr के केस में तो आपको एंटी मार्कोनिक का प्रोडक्ट दिखाई देगा, अदरवाइज कोई और हाइड्रोजन हैलाइड लिया जाए तो आपको मार्कोनिक के हिसाब से आंसर लिखना है, एंटी मार्कोनिक एडिशन नहीं दिखाना। सब लोग इस बात को ध्यान रखें, ये खेल सिर्फ HBr खेलता है, अगर यहां पर HBr तो बिल्कुल नहीं, क्लियर है, तो HBr है वही कार्बोकैटायन मैकेनिज्म, इसमें सोचना नहीं है, H प्लस बाहर जाएगा अंदर प्लस आएगा, अंदर वाला प्लस रिअरेंज करके अंदर आ जाएगा और जैसे ही वो चिल्लाएगा मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, यहां पर आ जाएगा Br एंड दिस विल बी CH2 CH3, बिल्कुल सही है, दिस इज कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। HCl तो सेम आंसर आ जाएगा सर, HCl में भी सेम आंसर आ जाएगा जैसे कार्बोकैटायन का रिअरेंजमेंट होता है, यहां आ जाएगा Cl और ये आ जाएगा CH2 CH3। तीसरा सर पेरोक्साइड के साथ, लेकिन HCl और HCl का पेरोक्साइड के साथ है तो सर सोचना ही नहीं है, जैसे होता था वैसे होगा, कोई एंटी मार्कोनिक नहीं, नॉर्मल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म, और यही आंसर दोबारा आ जाएगा, समझे बात को। लेकिन जब HBr पेरोक्साइड के साथ होगा तो खराश इफेक्ट देखने को मिलेगा, पेरोक्साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा, और तब जब तुम्हारा आंसर आएगा वो आएगा CH3 CH3 इधर आ जाएगा H, नाउ दिस इज CH2 CH2 Br, नाउ दिस विल बी द फाइनल आंसर। सब लोग पहले इसको समझे और बताएं ये समझ में आया कि नहीं। एडिशन तीन तरीके से किया जाता है, एल्कीन्स पर पानी का एडिशन जब आप करें तो एक नॉर्मल एसिड कैटलाइज्ड वाटर एडिशन होता है, दिस इज H+HCO, दिस इज एसिड कैटलाइज्ड वाटर एडिशन, ये एसिड कैटलाइज्ड वाटर एडिशन। चलिए ठीक है, क्या खास बात होगी समझ लेते हैं। दूसरा जो रिएक्शन होता है, दूसरा जो एडिशन होता है वो होता है ऑक्सीडेशन मर्कुरेशन। ऑक्सीडेशन मर्कुरेशन का मतलब हो गया HgOAc होल ट्वाइस ऑब्लिक H2O, दिस ऑक्सीमर्कुरेशन, एंड NaBH4 क्या दे देता है, डीमर्कुरेशन। और जो तीसरा आदमी हमारा वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, दैट इज B2H6THF ऑब्लिक H2O2OH माइनस। तो ये जो हमारा सेकंड मेथड है दिस इज ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, इसे ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन कहते हैं, बहुत आसान है, डीमर्कुरेशन कहते हैं। और जो नेक्स्ट है वो हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये सिन एडिशन है H और OH का, सिन एडिशन ऑफ H एंड OH, पानी का एडिशन है ना, तो एक H और एक OH जाके हो जाता है। अब देखो इसमें काम की बात क्या है, काम की बात बहुत सीधी है, क्योंकि यहां पर एडिशन की बात की यानी आपने H+ डाला, तो अगर आपने H+ डाला है तब तो क्लियर हो गया, एल्कीन पे H+ डालोगे तो कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट का ख्याल जरूर रखना पड़ेगा, यहां पर इस बात का ध्यान रखेंगे, रीअरेंजमेंट का ख्याल रखना पड़ेगा। ये वाला जो ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन है इसको प्योरली मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ H एंड OH कहा जाता है, एंड दिस इज प्योरली एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, ये प्योरली एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है ऑफ H एंड OH। ये इतनी बातें हमें वाटर के एडिशन के लिए अभी के लिए याद रखनी, बिल्कुल सीधी सी बात। जब ये एल्कीन है और इस एल्कीन पर आपको H+/H2O डालना है, बताइए आंसर क्या लिखेंगे। तो देखो एक चीज तो समझ आती है सर, जब आप H+ डालेंगे तो ऑब्वियसली H+ बाहर आएगा, अंदर प्लस आ जाएगा, तो सबसे पहले ये कार्बोकैटायन बनेगा, ये आपका कार्बोकैटायन बन गया, और इस कार्बोकैटायन जाएगा एक अल्कोहल दिखाई दे रहा है, एंड दिस इज फाइनल आंसर। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कार्बोकैटायन मैकेनिज्म, दिस इज रिंग एक्सपेंशन। कैसे करेंगे एक्सपेंशन, प्लस के बगल वाले कार्बन से शिफ्ट हो रही है, कौन सा ग्रुप शिफ्ट कर रहे हैं, CH2 क्या बताया था, मिटाया, यहां माइनस, यहां प्लस, माइनस को पुराने वाले प्लस में जोड़ दो, ये आपकी 6 मेंबर रिंग बन गई, और ऐसे में फाइनली मार्कोनिकॉफ छोड़िए, रिंग एक्सपेंशन के हिसाब से आपका आंसर आ जाए। लेकिन अगर यही सवाल ऐसे ना पूछ के ऐसे पूछा गया होता तब क्या लिखते हैं आंसर, सर दिस इज OMDM, ऐसे लिख दिया,
या रिएजेंट करके लिख दिया, तब क्या लिखेंगे? सर दिस इज मार्कोनी ऑफ, इसमें क्या सोचना है? और मार्कोनी के हिसाब से कैसे बनता है? सर कोई रीअरेंजमेंट नहीं, मार्कोनी के हिसाब से आंसर लिखिए, बात खत्म करिए, ये आपका आंसर बन गया। मार्कोनी कहता है OH अंदर लगाओ और H बाहर लगाओ। सर ये कोई रीअरेंजमेंट नहीं, सर OH बाहर अंदर H बाहर, खत्म बात। और अगर यही सवाल ऐसे ना पूछ के HBO करके दे दिया जाता है, दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तब उस केस में जो आप आंसर लिखते हो क्या लिखते हैं? उस केस में आंसर आता है सर OH को बाहर लगाओ, H को अंदर लगाओ, डायरेक्ट आंसर लिखो, खेल खत्म। यानी दिस इज एंटी मार्कोनी एडिशन ऑफ वाटर, दिस इज एंटी मार्कोनी एडिशन ऑफ वाटर एंड दिस इज मार्कोनी ऑफ एडिशन। और ऊपर वाला एसिड कैटलाइज्ड वाया कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म। एल्कीन लेके आते हैं और इस पर HOCl का एडिशन करते हैं। बहुत अच्छा सवाल। सर ये जो HOCl है इसके बारे में सारी दुनिया जानती है। HOCl का मतलब है HO- Cl+। जरा मुझे जल्दी से ये बता दो बेटा कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? सर इलेक्ट्रोफाइल तो Cl+ है। कैसा है? सर लोन पेयर है। लोन पेयर है तो रिंग बनाएगा, क्या सोचना? यानी ये आ गया आपका आंसर, ये बन गई आपकी Cl की रिंग। धक्का मारेंगे, रिंग को खोलेंगे, खेल खत्म हो गया। ये आ गया OH और इधर आ गया Cl। जिसने मेरी ये बात याद कर ली कि इलेक्ट्रोफाइल जिन पर लोन पेयर होता है वो कार्बोकेटाइन कभी नहीं बनाते, रीअरेंजमेंट कभी नहीं होगा, वो बिल्कुल सुखी रहेंगे। कितना अच्छा सवाल है। अगर बेवकूफ बनाने के लिए वो ये कह दे जिसको देख के लग रहा है कि अरे यार लग रहा है रीअरेंजमेंट होगा ही होगा, मान लीजिए ऐसे ले लेते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे रीअरेंजमेंट कराने के लिए सवाल दिया गया। देखिए आप बहुत सारे बेवकूफ बच्चे इस इनफैक्ट किताब में भी कई जगह पर इसका रीअरेंजमेंट करके आंसर लिख देते हैं। काहे का रीअरेंजमेंट? सर Cl की नहीं बनेगी क्योंकि HOCl का जो नेगेटिव पार्ट है वो H- है और जो पॉजिटिव पार्ट है वो Cl+ है। सर ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है जिस पर लोन पेयर है, और जिस इलेक्ट्रोफाइल पर लोन पेयर होते हैं वो हमारा पक्का रिंग बनाता है। यानी सबसे पहले Cl आके नीचे खड़ा हो जाएगा, क्या बोलेगा? एक तरफ से इलेक्ट्रॉन दो, एक तरफ से ये मांगे, अंदर प्लस आने लगेगा और अपने इलेक्ट्रॉन को दे देगा, यानी सबसे पहले रिंग बन जाएगी। और जैसे रिंग बनेगी इस रिंग को खोलने के लिए मस्त हमारा OH आके तैयार। कोई कार्बोकेटाइन नहीं, कोई रीअरेंजमेंट नहीं, यानी ये आ जाएगा आपका CH2, ये बन गई आपकी Cl+ की रिंग। कौन खोलेगा बताओ? सर इसमें OH- आ जाएगा। OH- कहां अटैक करेगा? सर अंदर की तरफ अटैक करेगा, रिंग ओपन हो जाएगी। दिस इज CH3 CCH3 हेलो हाइड्रिन फॉर्मेशन, दिस इज हेलो हाइड्रिन फॉर्मेशन। ये हेलो हाइड्रिन फॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है, जिसको मैं बिल्कुल साफ लिख सकता हूं, मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ OH- एंड Cl+। बिल्कुल लिखा जा सकता है क्योंकि इसमें कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता, और अगर इसमें कार्बोकेटाइन नहीं है तो बड़ा आसानी से। अब देखो बिल्कुल सीधा, कोई दिमाग नहीं लगा रहा, मैं बिल्कुल सीधी सीधी बात कर रहा हूं, तुम लोग सब लोग समझ जाओगे इस बात को। ये देखिए अब इस पे NOCl का एडिशन करते हैं। NO तो NOCl का मतलब हो गया NO+ एंड Cl-, ये इसका मतलब। क्योंकि उसका रीजन भी जब ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो N+ आएगा, N का प्लस लोन पेयर के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। इसका मतलब ये होगा सर NOCl का मतलब NO+ और Cl- होगा, और NO+ एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जिसमें नाइट्रोजन लोन पेयर भी रिंग बना देगा। सर कितना आसान हो गया सर, अब तो जिंदगी आसान सी लगती है। ये आ जाएगा CH CH2 और ये बन गई NO+ की रिंग, बस खत्म हो गया। अब क्या करें? सर रिंग को खोलने कौन आएगा? Cl- कहां खोलेगा? सर अंदर धक्का मारेगा, रिंग खुल जाएगी। आ गया आंसर, दिस इज CH3 CH ऊपर Cl बनाएंगे, रिंग रीअरेंज कराएंगे, रीअरेंज कराने के बाद NOCl जोड़ेंगे। अरे पागलो, कार्बोकेटाइन बनेंगे, रिंग बन रही है, और इनके एडिशन में एक H और एक OH जोड़ा जाता है। जब आप हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं तो हाइड्रोक्सिलेशन में आपको दोनों OH जोड़े जाते हैं। यानी एल्कीन पर जब आप हाइड्रोक्सिलेशन करेंगे तो आप तीन तरीके से हाइड्रोक्सिलेशन कर सकते हैं, पहला तरीका, दूसरा तरीका और तीसरा तरीका। पहला तरीका है आप ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा तरीका है कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको बेयर्स रिएजेंट भी कहा जाता है, दिस इज बेयर्स रिएजेंट, और तीसरा है परऑक्सी एसिड RCO3H पानी के साथ। ये तीनों लोग हाइड्रोक्सिलेशन का काम करते हैं। काम की बात ये है, ये जो शुरू के दो लोग ये दोनों सिन हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं, ये दोनों सिन हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं, और जो परऑक्सी एसिड वाला आदमी है पानी के साथ वो एंटी हाइड्रोक्सिलेशन करता है, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। बस इतनी बात याद कर लेते, खेल खत्म हो गया। सर अगर आप मुझे ये रिएजेंट लिख के दे देंगे बेयर्स रिएजेंट या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, तो ऐसे में सिन हाइड्रोक्सिलेशन दिखा दूंगा, और परऑक्सी एसिड पानी के साथ ले लेंगे एंटी हाइड्रोक्सिलेशन दिखा दूंगा, खत्म हो गया, कुछ करना नहीं, ये लीजिए। सही तरह के सवाल तो हमने देखे हैं। ये देखिए ये भी पूछे गए सवाल है, बेयर्स रिएजेंट डालेंगे तो क्या होगा? अरे सर बेयर्स रिएजेंट डालेंगे तो दो OH साथ में आ जाएंगे। अब दो OH साथ में जहां दिखते हैं सर ये दोनों, अरे वाह सर यहां दिखते हैं, यहां पर दो OH बिल्कुल साथ में नहीं, एक बाहर है एक अंदर है, कैंसिल हो गया, एक बाहर है एक अंदर है, कैंसिल हो गया, एक पता नहीं कैसा है तो ये भी कैंसिल हो गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि बल्कि अब दोनों OH यहां पर दोनों अंदर ही है ना, क्योंकि दोनों CH3 बाहर है तो OH अंदर होंगे, तो ये भी सही हो गया। यानी जो ऑप्शन सही लगते हैं कौन कौन सही लगते हैं? A और C, ये दोनों ही सही लगते हैं। बस मैं ये चेक कर लो कि नंबर तो गलत नहीं लिखा, CH3OH यहां पर आसान सी रिएक्शन है, सब लोग इस बात को जानते हैं, जिसको बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। बहुत मान लीजिए आपने किसी भी एल्कीन की ओजोनोलिसिस की, तो अब इस बात को सब लोग ध्यान रखेंगे, ओजोनोलिसिस जो है वो दो तरह से की जाएगी। एक ओजोनोलिसिस होगी जो कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगी, और एक ओजोनोलिसिस होगी जो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगी। अब ये पहचान कैसे है, अब तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है समझना। अब मान लीजिए ये ओजोनोलिसिस के लिए मैंने लिख दिया O3 H2O/Zn, एक तो ये तरीका, और एक तरीका लिखने का है O3/H2। अब इन दोनों में एक चीज का जो फर्क है वो ये है, इस केस में जिंक है और इस केस में जिंक नहीं। अब दोनों में फर्क क्या है? अगर जिंक है तो ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, दिस इज रिडक्टिव, और अगर जिंक नहीं है तो इसको ऑक्सीडेटिव का नाम दिया जाएगा, दिस इज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। दोनों में आंसर कैसे लिखा जाता है हम इस बारे में बात करते हैं। होता क्या है इससे, जब आप इसकी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, जब इसकी ओजोनोलिसिस करते हैं तो सबसे पहले जब आप ओजोनोलिसिस करते हैं तो सबसे पहले ओजोनाइड बनता है, सबसे पहले ओजोनाइड कन्वर्ट होता है। यानी ओजोन के साथ रिएक्शन करने पर पहले मोलोजोनाइड रीअरेंज करके ज्यूटेराइन मैकेनिज्म से ओजोनाइड में कन्वर्ट होता है, और ये ओजोनाइड फाइनली ब्रेक करके आपको प्रोडक्ट देता है। अब जरा समझना, ये आ जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O, और साथ में ये भी बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, जैसे स्ट्रक्चर मैंने दिखाया, और साथ में क्या बनता है H2O, ये जो O है ये H2O के साथ जुड़कर H2O2 बनाता है, ठीक, ये हमारा फाइनल बनता है। अब ध्यान से समझना, अगर जिंक है तो इस, अगर जिंक नहीं है तो क्या होगा? अगर जिंक नहीं है तो H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर इन दोनों में से कोई भी एल्डिहाइड हुआ तो उस एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके किसमें कन्वर्ट कर देगा? एसिड में। कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होगा, अगर कीटोन बनेगा तो उसका कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर कोई एल्डिहाइड है तो ऑक्सीडाइज करके किसमें कन्वर्ट कर देगा? एसिड में। अगर H2O2 पड़ा रह गया, लेकिन अगर मान लीजिए आपने जिंक डाल दिया तो क्या होगा? जैसे आप जिंक डालते तो क्या होता है? H2O2 जिंक के साथ रिएक्ट कर जाता है, यानी जिंक जो है वो अपना बलिदान करके H2O2 को खत्म कर देता है, और अगर H2O2 खत्म हो गई तो जो एल्डिहाइड बना वो एल्डिहाइड के फॉर्म में नजर आता है। यानी अगर जिंक है तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, एल्डिहाइड बनेगा तो एल्डिहाइड लिख देना, कीटोन बनेगा कीटोन लिख देना, बात खत्म। लेकिन अगर जिंक नहीं है तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर कोई एल्डिहाइड है तो वो फाइनली ऑक्सीडाइज होकर एसिड के फॉर्म में दिखाई देगा, एल्डिहाइड के फॉर्म में दिखाई नहीं देगा। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना। हटाते आपने अंडे लगा दिए, खत्म हो गई बात, डंडे हटाओ अंडे लगाओ। अब उसके बाद क्या ये रिडक्टिव है ऑक्सीडेटिव? सब रिडक्टिव, तो बस जो आया वो लिख दो, वही आंसर। अगर ये रिडक्टिव है तो जो आया वही लिख दो, सर डंडे हटा के अंडे लगा दिए और ये आ गया आपका फाइनल आंसर, खत्म। सर दिस इज माय फाइनल आंसर, यानी डंडे हटा दीजिए, डंडों की जगह लगा दीजिए दो अंडे, बात खत्म, ठीक है। अच्छा अब अगर यही चीज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होती तो क्या होता? ऑक्सीडेटिव कैसे पता चलेगा? सर जिंक नहीं होगा। अब अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस तो क्या होगा? सर पहले आपने डंडे हटा के अंडे लगा दिए। अब आप ये चेक करिए दोनों अंडों में एल्डिहाइड कौन सा अंडा है, तो ऊपर वाला तो सर देखिए कीटोन है, ये देखिए कीटोन है, लेकिन ये नीचे वाला एल्डिहाइड है। तो आप जब फाइनल आंसर लिखे तो इस एल्डिहाइड को एसिड के फॉर्म में दिखाइएगा, यानी इस केस में जो आपका फाइनल आंसर बनेगा, ये कीटोन तो वैसे ही रहेगा, लेकिन इस केस में जो आपका फाइनल आंसर बनेगा वो एसिड के फॉर्म में नजर आएगा। सब लोग इस बात का ध्यान रखें।